लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स की फॉर्म में डेरिवेटिव्स जीआर में, जनरल रिलेटिविटी में नहीं लिखने होते। हमें ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स की फॉर्म में, वो जो नेबुला ऑपरेटर के साथ हम पीछे लिख के आए हैं, उस फॉर्म में लिखने होते हैं। तो अगर ये एक्सप्रेशन जो इन दोनों के डिफरेंस है, इसको हम नेबुला ऑपरेटर से लिखें तो ये होगा न्यू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स न्यू टाइम्स कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ म्यू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स म्यू। ये फॉर्म ट्रांसफ़र हो गई है, चेंज हो गई है, ट्रांसफ़र नहीं हुई, चेंज हो गई है और नेबुला ऑपरेटर यूज़ किया है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की फॉर्म है और ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स की फॉर्म है। तो इस फॉर्म में हम इसको लेके आए माइनस। अब ये इसके ये वाला माइनस है और ये इस साइड पे, राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है, ये इस एक्सप्रेशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। इसलिए मैं दोबारा से इस में ड्रा नहीं करता, बल्कि मैं इसको ऑपोजिट एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख देता हूँ। ये है कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ म्यू टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स म्यू, फिर कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ न्यू टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स न्यू। ये पूरा जो है ये इसका सब्स्टिट्यूट है। और हमने पहले कहा था कि बेसिकली डी वी निकालने के लिए, और डी वी है ये डिफरेंस, और ये डिफरेंस हमने अभी निकाल लिया है कोवेरिएंट डेरिवेटिव के फॉर्म में। थोड़ा सा अलजेब्रिक फंक्शन कार्रवाई इस पे बाकी है, तो इसका नाम है डी वी और ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब जो अलजेब्रिक इस पे काम है वो ये है कि अलग कर लेते हैं पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स न्यू, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स म्यू, इसको फिर हम अलग कर लेते हैं कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ म्यू और कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ म्यू को, और माइनस में दूसरी तरफ भी इसी तरह कर लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स म्यू, फिर साथ ही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स न्यू, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ म्यू और कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ न्यू। थोड़ा सा और अभी एक अलजेब्रिक इस पे काम करते हैं कि फैक्टर आउट कर लेते हैं हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स न्यू और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स म्यू को, और ब्रैकेट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स को इस फॉर्म में लिख देते हैं कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ न्यू टाइम्स कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ म्यू माइनस कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ म्यू टाइम्स कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ म्यू। यहाँ पे आप गौर करें तो इंटरेस्टिंगली इसको आप पहचानते हैं, ये क्या चीज़ है। अगर आप गौर करें तो इसको आप पहचानते हैं, ये है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर हम पीछे पढ़ के आए हैं, ए कॉमा बी इक्वल है ए बी माइनस बी ए के, और ये ऑलवेज ज़ीरो नहीं होते, बल्कि एक एग्जांपल हम पढ़ के आए हैं कि एक कम्यूटेटर है डी बाई डी एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, और ये इक्वल है किसके, डी ऑफ ये इक्वल है डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स के। ये फॉर्म हमने चेक की है पीछे के पॉसिबल है, तो नहीं अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये एक स्टेप बाद में आएगी, लेकिन ये फिर भी कम्यूटेटर ही है। तो हम क्या करते हैं कि इस कम्यूटेटर को इसकी असल फॉर्म में लिखते हैं पहले,
कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ न्यू कामा कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ म्यू, ये कम्यूटेटर है हमारा और ये इक्वल है इसके। तो हम अपना सारा एक्सप्रेशन जो है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि डी वी जो है वो बराबर है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स न्यू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स म्यू और उसके साथ ही कम्यूटेटर कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ न्यू कामा कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ म्यू। इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें एक याद करनी चाहिए, पीछे हम एक काम करके आए हैं जब हम क्रिस्टोफर सिंबल निकाल रहे थे और देख रहे थे कि एक पार्शियल डेरिवेटिव वेक्टर नहीं होता, उस जगह पे हमने ये एक कोवेरिएंट डेरिवेटिव जब हमने पहली बार सीखा था तो ये हमने एक एक्सप्रेशन सीखा था कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ एन ऑफ द वेक्टर आर बराबर है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर एम with respect to yn plus gamma symbol, Christoffel symbol, r nm times vector r x। ये एक्सप्रेशन हमने जब पहली बार हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकाला था तो ये एक्सप्रेशन हमने वहाँ देखा था। अब ये है कि इस एक्सप्रेशन में से हम v को एलिमिनेट कर देते हैं अपने नए मकसद के लिए जो हमें अभी पूरा करना है। तो इसमें ये v है, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये v है, सिर्फ हमें ऑपरेटर्स चाहिए और सिर्फ हमें सिंबल चाहिए अपना एक ख़ास मकसद हासिल करने के लिए। तो अब हम लिखते हैं कि नेबुला ऑपरेटर डाल के जो हमारा कोवेरिएंट डेरिवेटिव का साइन है और n की बजाय हम यहाँ न्यू लिख देते हैं। n और न्यू को एक ही बात समझ लें, न्यू, और उसके बाद एलिमिनेट कर दिया v को। अब सिर्फ ऑपरेटर आएगा कि पार्शियल डेरिवेटिव बाई पार्शियल y n प्लस गामा सिंबल को भी हम ना असाइन कर देते हैं न्यू। ये फॉर्म आ जाएगी क्योंकि v तो हमने एलिमिनेट कर दिया है। इस फॉर्म को थोड़ा सा मज़ीद हम आसान करके लिख लें कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ न्यू और इसको सिर्फ यू कर देते हैं कि पार्शियल ऑफ न्यू प्लस गामा। ये अपनी आसानी के लिए और मुख्तसर करने के लिए ताकि आसान कम से कम जगह घेरे। तो ये हमारा है कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ न्यू, इस फॉर्म में निकला है। ये हमारा है कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ न्यू और ये लिखा हुआ है कम्यूटेटर के अंदर। यानी अगर हम कम्यूटेटर को खोलना चाहें तो ये वैल्यू हमें पुट करनी होगी। हम किस तरह से ये करके देख सकते हैं, नेक्स्ट हमारा यही स्टेप है। इसमें हमने ऊपर जो ये वैल्यू निकाली है अभी न्यू के लिए भी और म्यू के लिए भी हमारे पास ये है। हम पहले न्यू के लिए प्लस न्यू, फिर हम ये म्यू के लिए प्लस म्यू। अब ये कम्यूटेटर का ए बी मल्टीप्लाई हो गया माइनस, अब बी ए को मल्टीप्लाई करना तो पहले म्यू आएगा, पार्शियल ऑफ म्यू प्लस पार्शियल ऑफ म्यू प्लस पार्शियल ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ म्यू। ये एक टर्म हो गई और अब दूसरी बी ए हो रहा है तो पार्शियल ऑफ न्यू प्लस क्रिस्टोफर ऑफ न्यू।
डिस्ट्रीब्यूट करें, पार्शियल ऑफ न्यू पार्शियल ऑफ म्यू प्लस पार्शियल ऑफ न्यू गामा ऑफ म्यू प्लस गामा ऑफ न्यू पार्शियल ऑफ म्यू प्लस गामा ऑफ न्यू गामा ऑफ म्यू माइनस दूसरी तरफ भी पार्शियल ऑफ म्यू पार्शियल ऑफ न्यू प्लस पार्शियल ऑफ म्यू गामा न्यू प्लस गामा म्यू पार्शियल न्यू प्लस गामा म्यू गामा न्यू। अब हम इनको काट वाट सकते हैं। ये हमारी टर्म जो है इस टर्म के साथ कट जाएगी। अच्छा, यहाँ मैंने प्लस डाल दिए हैं, ये इस माइनस की वजह से ये माइनस आने हैं, तो ये भी माइनस कर दें और ये भी माइनस कर दें और ये भी माइनस कर दें। ये माइनस इसके साथ है, फिर ये इसको माइनस बना रहा है, फिर ये माइनस इसको भी माइनस बना रहा है, तो इस वजह से। और अब हम इनको ये जो टर्म है पार्शियल न्यू पार्शियल म्यू, ये टर्म है आपकी पार्शियल म्यू और पार्शियल न्यू के यहाँ पे, तो हम इनको अब नीचे दोबारा लिख लेते हैं। ये जो रेड कलर में मैंने किए थे पार्शियल न्यू और पार्शियल म्यू की, ये माइनस और प्लस से कट रहे हैं, माइनस ये निकल गए। और ये जो दूसरी टर्म है ये वाली जिसको पर्पल कलर दिया है मैंने, ये हम करेंगे प्लस, और ये है कम्यूटेटर न्यू और गामा म्यू प्लस, अब नेक्स्ट फिर आएगा कम्यूटेटर गामा न्यू गामा पार्शियल म्यू, फिर तीसरा कम्यूटेटर प्लस गामा न्यू गामा गामा म्यू। ये तीन कम्यूटेटर हैं। ये पहली वैल्यू तो ज़ीरो है, वो निकल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे वो बात हमने दोबारा जो मैंने लिखी थी यहाँ पे और कहा था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी ऐसा कम्यूटेटर भी होता है कि जिसकी वैल्यू आंसर ज़ीरो नहीं होता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कम्यूटेटर है, इसमें ए की जगह पे d/dx है और b की जगह पे f(x) है। तो इन दोनों के दरमियान जो माइनस का रिलेशन बनता है उससे ये जवाब आया df(x/dx). एग्जैक्टली सेम ये यहाँ पे हमें ज़रूरत है क्या, कि अब जो हमारी ये पहली वाला कम्यूटेटर है ये सेम वैसा ही है, यानी एक डेरिवेटिव और एक फंक्शन, और हम इसको अब उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि पार्शियल ऑफ क्रिस्टोफल म्यू विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल एक्स न्यू। एग्जैक्टली वही चीज़ जो ऊपर हमने अभी कम्यूटेटर में देखी है। फिर दूसरे को भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि पार्शियल ऑफ क्रिस्टोफल न्यू विद रिस्पेक्ट टू डी म्यू, एक दूसरे के उलट
डी एक्स म्यू एक दूसरे के उलट दर्ज हो गए, और प्लस हम इसमें डायरेक्ट वो लिख सकते हैं कम्यूटेटर, जिसमें है कि क्रिस्टोफल न्यू और फिर क्रिस्टोफल म्यू, ये फॉर्म। ये जो चीज़ इस वक्त वजूद में आ गई है, इसको कहते हैं रीमान टेंसर, और हमारे केस में ये रिची टेंसर भी है। तो ये सामने ये वाली टर्म, यहाँ पे एक में माइनस भी होगा, सॉरी, क्योंकि ऊपर माइनस हो गए थे ना, यहाँ पे ये वाले, यहाँ पे माइनस, और पहला भी माइनस होगा, इस ग़ालिबन प्लस माइनस। हम अगर यहाँ बाहर माइनस लिख देना यहाँ पे इसकी जगह, तो दो माइनस जो हमें ज़रूरत है वो यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। एनीवेज ये साइन को हम अपने अगले डिटेल लेक्चर्स में दुरुस्त कर लेंगे अगर यहाँ पे कोई गलती है भी। फिलहाल हमारे सामने ये रिची टेंसर इस फॉर्म में आ चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ज़हन में रखनी चाहिए हमें कि रिची टेंसर की डेफिनेशन हमें बता रही है कि रिची टेंसर होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल्स प्लस सम क्रिस्टोफल सिंबल्स देमसेल्व्स। यानी रिची टेंसर होता है क्रिस्टोफल सिंबल्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल्स। तो ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। अब हमारा लास्ट पार्ट जो है स्ट्रेस एनर्जी टेंसर का, वो कदरे आसान है रिची टेंसर के मुकाबले में, और वो इस तरह हम लें अगर उसको कि हमारे पास जियोडेसिक क्या है, यानी हम पहली क्लास में उसका जिक्र किया था। जियोडेसिक दरअसल कांस्टेंट वेलोसिटी है स्पेस टाइम में विद रिस्पेक्ट टू टाउ, यानी टाउ प्रॉपर टाइम होता है आप जानते हैं, तो कांस्टेंट वेलोसिटी स्पेस टाइम की कहलाती है जियोडेसिक, और वो dx और dt होती है कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे dx ओवर d ताउ है। और अब हम इसका अगर एक डेरिवेटिव लें, टेकिंग ए डेरिवेटिव, अच्छा कोवेरिएंट डेरिवेटिव, याद रखना है कि हमने जनरल रिलेटिविटी में डेरिवेटिव्स हमेशा कोवेरिएंट लेने हैं। टेकिंग ए कोवेरिएंट डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, पहले कोवेरिएंट डेरिवेटिव की सिंबल लिखें और किस पर लेना है, इस वेलोसिटी वेक्टर पर। अब कोवेरिएंट डेरिवेटिव का ऑपरेटर लिखें सिर्फ, और इनसाइड द ब्रैकेट अपनी वेलोसिटी वापस लिखें। और ताऊ के साथ फिर अभी मुकम्मल नहीं हुआ। कोवेरिएंट डेरिवेटिव तब मुकम्मल होता है जब उसमें, तो मैं गामा के साथ कोई इंडेक्स नहीं लगा रहा, जस्ट इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पे ये है। अब ये देखिए क्या चीज़ बन गई है, ये दरमियान में जो आपको डबल डेरिवेटिव मिल रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल रहा है ताऊ के रिस्पेक्ट से, ये एक्सेलरेशन का वेक्टर है। हम इसको एज एक्सेलरेशन वेक्टर भी शो कर सकते हैं, और ये विद रिस्पेक्ट टू ताऊ है, तो ताऊ को भी हम यहाँ पे शो करके माइनस क्रिस्टोफल कर सकते हैं, सिंपल। यानी ये मैंने अब हटा दिया है और इन दोनों को मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। नेक्स्ट, यहाँ में पता चला कि क्रिस्टोफल सिंबल तो एक्सेलरेशन है। अच्छा, जबकि हम F इक्वल्स ma से ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन फोर्स के इक्वल भी होता है अगर मास कांस्टेंट कर दिया जाए। यानी अगर मास फर्ज करें किसी ऑब्जेक्ट का 1 है, तो एक अगर उसके सामने लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा एक्चुअली F इक्वल्स a। और एग्जैक्टली इस फॉर्म में भी एक्सेलरेशन इक्वल्स F आ सकता है क्रिस्टोफल के सामने F भी है। यानी अगर हम यूँ करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि पहले ये लिख देते हैं एक्सेलरेशन की का एक्सप्रेशन, इसको इक्वल करके कहते हैं ये तो एक्सेलरेशन होता है। फिर हम कहते हैं ये तो एक्सेलरेशन होता है, लेकिन यही तो माइनस क्रिस्टोफल सिंबल है। फिर हम कहते हैं ये फोर्स भी तो होता है, क्योंकि हमने
अभी F इक्वल्स A देखा है। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स इक्वल्स माइनस क्रिस्टोफर, यानी यहाँ हम कह सकते। फिर हम जानते हैं पहले से, मैं आपको एक इक्वेशन कॉपी करके लाता हूँ नीचे। फिर हम जानते हैं पहले से कि क्रिस्टोफर सिंबल तो होती है पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ मैट्रिक टेंसर्स। सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मैट्रिक टेंसर अगर यही है, यही क्रिस्टोफर सिंबल जो अभी हमने F के बराबर देखी है, ये अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ मैट्रिक टेंसर है, तो फिर हम यूँ कह सकते हैं कि फोर्स जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ मैट्रिक टेंसर है। बिल्कुल हम कह सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ नोट करने की है कि जब स्लो स्पीड्स होती हैं या और स्लो लो ग्रेविटीज होती हैं, तो स्लो स्पीड्स और लो ग्रेविटीज रिड्यूस GR यानी जनरल रिलेटिविटी टू न्यूटोनियन ग्रेविटी। व्हेन दैट हैपन्स, क्या होता है कि जो हमारा क्रिस्टोफर सिंबल की इक्वेशन में मैट्रिक टेंसर है कंट्रावेरिएंट अपनी फॉर्म में, ये वाला, ये बन जाता बिकम्स 1 एंड ऑल अदर derivatives become very very small except one। और ये वन कौन सा है? एंड दैट वन इज द टाइम कंपोनेंट। ये तो मैं टाइप करने बैठी हूँ, सॉरी। टाइम कंपोनेंट ऑफ द मैट्रिक टेंसर। चलें, टाइम कंपोनेंट ऑफ द मैट्रिक टेंसर ये, और इस का मतलब हुआ कि इस मैट्रिक टेंसर को रिड्यूस कर देना पड़ेगा अगर ग्रेविटीज लो हो और स्पीड स्लो हो। तो हम कहेंगे कि क्रिस्टोफर की अब शक्ल जो है वो बन गई है इक्वल टू 1/2, और अब ये फॉर्म जो है GAD की, इस फॉर्म को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिकम्स 1, और पीछे बच गया सिर्फ हमारे पास टाइम कंपोनेंट ऑफ द मैट्रिक टेंसर यानी G0 तो ये फॉर्म हमारे पास आ गया। हाँ, टाइम कंपोनेंट का पार्शियल डेरिवेटिव, सॉरी, partial derivative of the time component G0 with respect to x। ये फॉर्म हमारे पास आ गई है फोर्स की या क्रिस्टोफर की। जब ग्रेविटी स्लो होगी या स्पीड है तो फिर स्लो होगी, तो इक्वेशन इस फॉर्म में चली जाएगी। फिर हम जानते हैं कि ये अगर फोर्स है तो एक और फोर्स की ग्रेविटी के हवाले से हमारे पास इक्वेशन होती है जिसको -dv/d एक्स हम कहते हैं, लेकिन मैं उसके लिए फाई यूज़ कर रहा हूँ वी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी की बात हुई है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई माइनस में बाई डी एक्स, ये एक ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन मौजूद है। अगर आपको ख्याल आ रहा है कि ये कहाँ से आ रही है, तो ये बहुत सिंपल है कि ये फाई अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो हमारे पास पहले से इक्वेशन है बचपन से पोटेंशियल एनर्जी की कि हाइट टाइम्स मास टाइम्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और हाइट को y भी लिखते हैं या x भी लिखते हैं। तो अगर ये इस x के साथ लिख दें तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू dx इक्वल है -mg के। माइनस मैंने अब इजाफा कर दिया क्योंकि ग्रेविटी जो है वो ज़मीन की तरफ है, तो ये हम कहेंगे, यानी ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव होती है अट्रैक्शन में, तो हम कहेंगे माइनस इसलिए डाला गया। ओके, अब ये क्या चीज़ है? ये भी तो फोर्स है, F इक्वल्स mg, F इक्वल्स m में ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन दुरुस्त है कि फोर्स है माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई बाई द dx। इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल हो सकते हैं अगर दोनों फोर्सेस हैं, तो हम इनको इक्वल करते हैं कि 1/2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मैट्रिक टेंसर का टाइम कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गई लेफ्ट साइड हमारी इक्वेशन की, और राइट साइड हमारी इक्वेशन की हो गई है माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा यहाँ इसके साथ भी माइनस है क्योंकि वो क्रिस्टोफर सिंबल का माइनस तो अभी तक मौजूद था ना,
जो हमने फिर दोबारा लिखा नहीं, यहाँ था, तो ये अब इधर शिफ्ट हो गया, तो दोनों तरफ माइनस या माइनस माइनस के साथ कट जाएगा। बहरहाल यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों में रिस्पेक्ट एक्स के साथ है, इसलिए जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें आसानी होगी। हम करते हैं इंटीग्रेशन से पहले कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं 1/2, इंटीग्रेट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मैट्रिक टेंसर्स टाइम कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल है, इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस को बाहर लिख देते हैं, नहीं माइनस तो उड़ा देंगे, इंटीग्रेट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इस फॉर्म में। अच्छा, अब आप देखें कि दोनों तरफ से अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या होगा कि सिर्फ मैट्रिक टेंसर बचेगा 1/2 के साथ, 1/2 मैट्रिक टेंसर का टाइम कंपोनेंट, और दूसरी तरफ सिर्फ फाई बचेगा प्लस कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो फाई प्लस सी। और 1/2 को अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो हम टेंसर को स्पेयर कर सकते हैं उसके टाइम कंपोनेंट को, और वो है 2 फाई प्लस सी। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम डिट्रैक्ट होते हैं और कहते हैं कि ग्रेविटी की जो न्यूटोनियन इक्वेशन है वो होती है F इक्वल्स बिग जी बिग एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर्ड। अगर आप गौर करें तो ये स्मॉल एम लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर हम एक बहुत बड़ी ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं, जैसे ज़मीन की फील्ड में है और दूर एक सैटेलाइट छोटी सी, तो उसका एम जो है उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें फोर्स को तो ये आएगी, अच्छा इसके साथ भी माइनस होता है इसलिए कि ग्रेविटी होती माइनस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर हम इसको इंटीग्रेट करें एफ सी डॉट डी ए होता है हमारा, ये जो हम फ्लक्स के लिए भी इक्वेशन यूज़ किया करते हैं कि ये एरिया है जो सरफेस का एरिया है किसी भी स्फीयर के लिए, अब हम इस वक्त बात कर रहे हैं क्योंकि एक प्लैनेट की भी बात हो रही है, तो वो डी ए एक स्फेरिकल एरिया है, 4πr² उसकी वैल्यू होती है, और एफ हमारी ये फोर्स है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेट करने के बाद आया हमारे पास कि माइनस में जी एम बाई आर स्क्वायर, अब मैंने छोटा एम नहीं लिखा, टाइम्स डी ए की जगह पे 4πr², आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो एफ हमारी अब निकल आई है माइनस का है 4πgm। यहाँ पे एक चीज़ और भी छोटी सी करते चलें कि रो जो होती है वो हम जानते हैं कि m बाई वॉल्यूम होती है, यानी इसका मतलब हुआ कि अगर रो m बाई वॉल्यूम है तो m जो है वो रो टाइम्स वॉल्यूम है, और इसको अगर m को इंटीग्रेट करें तो ये है रो टाइम्स dv। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं याद दिलाऊंगा डाइवर्जेंस थ्योरम जो हम छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं, और डाइवर्जेंस थ्योरम होता है कि आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ एन एरिया, ये एरिया था ये आर हो गया, चलिए ठीक है, अब ये एरिया तो है एक स्फेरिकल एरिया, ये इक्वल होता है वॉल्यूम इंटीग्रल फोर्स फील्ड का, यानी यहाँ पे हम डाइवर्जेंस ऑफ द फोर्स फील्ड, सॉरी, तो एफ और डी वी को, जी वी तो इंटीग्रेशन का एलिमेंट है, ये हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम होता है। अब हम इसको रिप्लेस करते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम को अपनी वैल्यूज़ के साथ, तो हमारा एरिया है एफ तो हमारी है -4πg, यहाँ पे m था लेकिन m को हमने इंटीग्रेट कर दिया है, तो हम कहेंगे m हमारा है, इंटीग्रेशन की थी हमने m की, और रो dv था, फिर हमने कहा ये इक्वल है, यहाँ पे हमने डाइवर्जेंस देखी है किसकी, फोर्स फील्ड की, और इस फोर्स फील्ड को हम df लिख देते हैं फ़िलहाल क्योंकि मैंने इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेकर जाना है, और ये हम
इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन रह गया वॉल्यूम के ऊपर, ओवर द वॉल्यूम। ये मैंने इसमें से डॉट निकाल दिया है क्योंकि दूसरी बार जब मैं इसको लिखूंगा तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेकर जाना है, इसलिए मैंने निकाल दिया। अब ये देखें कि डीवी डीवी के साथ कट रहा है, इंटीग्रेशन साइन के साथ कट रहे हैं। -4 पाई और रो इक्वल है डाइवर्जेंस ऑफ द फोर्स के। मैं ज़रा इसको सीधी साइड पे ले आऊँ। डाइवर्जेंस ऑफ द फोर्स इक्वल है -4 पाई रो के। ये फॉर्म आ गए। यहाँ से हमने पीछे देखा था कि ये जो फोर्स थी हमारी यहाँ पे, ये फोर्स थी हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, और ये हम दोबारा यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये भी फोर्स है। इस F की जगह पे हमने इस वैल्यू को लाना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करने के बाद। ये अभी फ़िलहाल पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में है, हम इसको डाइवर्जेंस की फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि ये बेसिकली है तो डाइवर्जेंस की फॉर्म में ना, माइनस का साइन भी साथ होना चाहिए। डाइवर्जेंस की फॉर्म में लिखा इस फोर्स को, और डाइवर्जेंस की फॉर्म आपको याद दिला दूँ तो हम कहेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई जो है वो इक्वल है, डाइवर्जेंस ऑफ फाई इक्वल है बाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई बाई एक्स के और प्लस वाई के, यानी सेम वही चीज़, प्लस जेड के। और अगर हमारे यहाँ पे फोर डायमेंशनल ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड नहीं होते बल्कि 4 होते हैं, x0, x1, x2 और x3, तो हम फिर उनकी फॉर्म में लिखेंगे। ये है इसकी शक्ल। तो ये असल में पहले तो ये वैसे भी एक जनरल शक्ल में थी, अब आ गई अपनी असल शक्ल में, यानी ये इसकी शक्ल है लिखने की। पहले ये सिर्फ x के रेफरेंस से ये लिखी हुई थी, अब y और ये सारे जमा होंगे तब जाके ये कंप्लीट फॉर्म फोर्स की आएगी। इसका मतलब है कि ये फोर्स की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से फोर्स की जो फॉर्म है वो है माइनस डाइवर्जेंस ऑफ द फाई। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे f के साथ। तो मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ कि डाइवर्जेंस ऑफ f ब्रैकेट में माइनस डाइवर्जेंस ऑफ फाई इक्वल है -4 पाई जी रो के। माइनस के साथ माइनस कट जाएगा और एक्सप्रेशन बनेगा लप्लासियन, यानी डाइवर्जेंस का स्क्वायर। और लप्लासियन ज़ाहिर है डाइवर्जेंस का स्क्वायर होता है, लप्लासियन या डाइवर्जेंस का स्क्वायर ऑफ फाई इक्वल्स -4 पाई जी आर। अच्छा, अब यहाँ पे हमने उसको वापस देखना है जो हमारा टाइम कंपोनेंट था मेट्रिक टेंसर का, और आपको याद होगा उसकी हमने वैल्यू निकाली थी 2 फाई प्लस अ कांस्टेंट। कांस्टेंट में दोबारा नहीं लिखता क्योंकि हमने यहाँ डेरिवेटिव्स निकालने हैं, तो कांस्टेंट ने वैसे भी बाकी नहीं रहना, इसलिए मैं कांस्टेंट को अभी से छोड़ रहा हूँ। और मैं कहता हूँ कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस डाइवर्जेंस ऑफ फाई, और फाई की जगह पे हमने इसको थोड़ा सा पहले ये जो फार्मूला है इसको थोड़ा सा पहले चेंज कर लेते हैं कि ताकि फाई एक साइड पे आ जाए। तो फाई एक साइड पे हम करेंगे तो 1/2 जी नॉट नॉट आएगा अगर हम कांस्टेंट हटा दें। तो अब हम कर रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ फाई, और ब्रैकेट में हमने 1/2 जी नॉट नॉट लिखना है, और ये इक्वल है, माइनस तो कट गया था हमारा तो यहाँ पे माइनस मैंने गलत लिख दिया है, ये माइनस हमारा ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इक्वल है 4 पाई जी रो के। अच्छा, इस फॉर्म में आने के बाद हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और कहते हैं कि ये है
जी नॉट नॉट इक्वल 8 पाई जी रो के। अगर आपको इक्वेशन याद है जनरल रिलेटिविटी की फील्ड इक्वेशन, तो वो इक्वेशन हम यूँ लिखते हैं आर म्यू न्यू माइनस 1/2 जी म्यू न्यू आर प्लस बिग लैम्डा जी म्यू न्यू इक्वल है 8 पाई जी बाई सी टू द 4 टाइम्स स्ट्रेस एनर्जी टेंसर म्यू न्यू। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, यानी हमने इस तक पहुंचना है। तो ऊपर जो हमने फॉर्म अब हासिल कर लिया उसमें 8 पाई जी और 8 पाई जी हमारे पास पहुंच चुका है। रो ने अगले स्टेप्स में चेंज हो जाना है इस टेंसर के साथ, तो रो भी चेंज हो जाएगी और ये स्ट्रेस एनर्जी टेंसर बन जाएगी। रो पहले ही डेंसिटी है तो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर बनना उसके लिए आसान है। बिग लैम्डा ग्रेविटेशनल बिग लैम्डा आइंस्टाइन कांस्टेंट है, या बिग लैम्डा रिपल्सिव ग्रेविटी है या डार्क एनर्जी है, तो इसको हम बाद में ऐड करना सीखेंगे। ये डेरिवेटिव है रिची टेंसर का, लेकिन कहाँ से आया ये हम थोड़ी देर में चेक करते हैं। और ये रिची टेंसर है लेफ्ट साइड पे, जो ऑलरेडी हमने पहले ऊपर देखा कि रिची टेंसर कैसे निकालते हैं। लेकिन ये इस फॉर्म से कैसे आएगा, ये सवाल है। तो जवाब ये है कि पहली बात ये है कि क्या ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है मैट्रिक टेंसर का, क्या ये रिची टेंसर के इक्वल है। तो इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी मैथ करने की बजाय अगर सिंपल ये देखें कि हमने सीखा था पीछे कि मैट्रिक टेंसर का पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है वो कहलाता है क्रिस्टोफर सिंबल। क्रिस्टोफर सिंबल याद होगा आपको, आगे सारे जो है पार्शियल डेरिवेटिव थे मैट्रिक टेंसर के, जब क्रिस्टोफर सिंबल की हमने इक्वेशन ऊपर कई बार मैंने लिखी है, ये है। तो यहाँ पे हम अगर इसको दोबारा पेस्ट करें तो हम देख सकते हैं कि मैट्रिक टेंसर का पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाए मैट्रिक टेंसर का तो वो होती है क्रिस्टोफर सिंबल। तो ये एक डेरिवेटिव हो गया मैट्रिक टेंसर का, तो निकल आई क्रिस्टोफर सिंबल। जब क्रिस्टोफर सिंबल का डेरिवेटिव लिया जाए, चलें अब कलर चेंज ही रहने दें, क्रिस्टोफर सिंबल का डेरिवेटिव लिया जाए किसी रिस्पेक्ट से, कोई ले लेते हैं म्यू बाई डी एक्स न्यू। तो ये हम पीछे देख आए हैं, हमने कम्यूटेटर्स की मदद से निकाला था। अगर हम सारे कोऑर्डिनेट्स को लेकर चले पूरी डिटेल में जाएं तो ये क्या है, ये है रिची टेंसर। इसका मतलब है कि यस एग्जैक्टली ये रिची टेंसर का मुतबादल ही होगा। अब ये अगर रिची टेंसर का मुतबादल है तो फिर इसके जगह पे हम सिर्फ आर म्यू न्यू लिख देते हैं। अब कलर चेंज कर लेना चाहिए, आर म्यू न्यू, और इसको इक्वल के साइन के बाद लिखते हैं कि हमें चाहिए 8 पाई जी रो है हमारे पास। अब रो को स्ट्रेस एनर्जी टेंसर कहते हैं, और स्ट्रेस एनर्जी टेंसर को सिंपल ये देखें कि सारी की सारी एनर्जी, एक चीज़ अगर आप याद करें तो हमारा 4 मोमेंटम वेक्टर था, 4 मोमेंटम वेक्टर था m इंटू एक्स नॉट बाई ताउ। ये देखें वेलोसिटी है एक्स नॉट बाई ताउ प्लस x1 बाई ताउ। ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, x2 बाई ताउ प्लस x3 बाई ताउ। और ये मोमेंटम की इक्वेशन लिखी हुई है, जब m के साथ वेलोसिटी mv होती है तो ये v की सारी वेलोसिटी के सारे कंपोनेंट्स हैं। तो इसको अगर आप याद करें कि हमारा मोमेंटम का वेक्टर था और ये हम स्पेशल रिलेटिविटी में इसको निकालते होते हैं, तो मोमेंटम का वेक्टर जब अपने फाइनल एक्सप्रेशन के साथ सामने आता है तो आपको याद होगा कि ये था mc², ये पहला यानी ये c में चेंज हो जाती है टाइम कंपोनेंट, सारे का सारी वेलोसिटी c में आने से mc² की इक्वेशन तक हम पहुंचते हैं m और ये c के साथ। फिर बाकी जो है वो मोमेंटम की m 3 डायरेक्शन है, मतलब 3 या 4 जितने भी आपके कंपोनेंट, यहाँ पे 3 है।
3 mv के साथ है, फिर y के साथ, फिर mv z के साथ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एम सी स्क्वायर्ड है, ये टाइम कंपोनेंट में देखें, वेलोसिटी के ये ऊपर जो एक्स नॉट है ये बेसिकली टी है लिटिल। सो जो टाइम के कंपोनेंट में है सारी की सारी वो है ई इक्वल्स एम सी स्क्वायर वाली एनर्जी, यानी रेस्ट एनर्जी। और ये सबसे ज़्यादा मिकदार में होती है। देखें ना, एक प्लैनेट है, मसलन अर्थ है, तो उसका मास ही उसकी एनर्जी है, और वो सारा प्लैनेट जहाँ पे है वहाँ एम सी स्क्वायर्ड है। और ये टर्म्स जो बाकी साथ में ऐड होती है स्ट्रेस एनर्जी टेंसर में, आप देखें अगर आप उसको लिखें, उसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं, मैट्रिक्स हमें चाहिए 4x4 की मैट्रिक्स, 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड एट द रेट ऑफ एंड एट द रेट ऑफ एंड, और ये हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स आ गई है। अगर हम यहाँ पे इसको टी यानी ये असल में है ताऊ, कैपिटल ताऊ, म्यू का इक्वल है 4x4 की एक मैट्रिक्स के साथ, तो हम कहेंगे कि जो टाइम कंपोनेंट होता है, ये कंपोनेंट जो होता है ना मैट्रिक्स का, ये होता है 0 0 नॉट नॉट। और नॉट नॉट हम जानते हैं कि जैसे मैट्रिक टेंसर का टाइम कंपोनेंट था जी नॉट नॉट, तो ये टाइम कंपोनेंट है, तो हम कहते हैं सारी एनर्जी इसमें है, यानी एम सी स्क्वायर्ड यही है, क्योंकि इसी में एनर्जी है सारी। इसको हम ई भी लिख सकते हैं, इसको हम एम सी भी लिख सकते हैं, सिंपल ई भी लिख सकते हैं। और ये हमारा है टी नॉट नॉट, यानी स्ट्रेस एनर्जी में जो हमारी मैट्रिक्स है उसके टाइम कंपोनेंट में तमाम की तमाम एनर्जी यही ये वाली उसमें आ गई है। बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, मसलन हम लिख लेते हैं पहले, ये 0 1 है, ये 0 2 है, ये 0 3 है, ये 1 0 है, ये 2 सॉरी 1 1 टी 1 1 टी 1 2 टी 1 3 टी 2 0 टी 2 1 टी 2 2। देखिए डायगोनल पैटर्न बनता जा रहा है, 2 3 लास्ट रो, टी 3 0 टी 3 1 सॉरी टी 3 2 और टी 3 3। और ये पैटर्न भी बन गया डायगोनल, 3 3 2 2 1 1 और 0 0। फाइनली हमने स्ट्रेस एनर्जी टेंसर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। इसका ये जो कंपोनेंट है टाइम कंपोनेंट, सारी एनर्जी इसी में है। बाकी ये जो 3 है इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, यानी ब्लू है, सॉरी ये ब्लू है टाइम कंपोनेंट, और ये जो 3 हैं इनमें से एक को हम ये कलर कर देते हैं, ये फ्लो है मोमेंटम का, और ये जो नीचे वाले हैं ये एनर्जी डेंसिटी है, जहाँ मास है वहाँ कर्वेचर पैदा हो रहा है स्पेस में इसी की वजह से। और बाकी ये जो 9 टर्म्स हैं ये वाली जो ब्लैक हैं ये प्रेशर है, सॉरी प्रेशर। और प्रेशर के लिए मैं आपको ये एक चीज़ दिखा दूं कि एनर्जी बाई पर यूनिट वॉल्यूम अगर देखें तो ये वर्क बाई पर यूनिट वॉल्यूम होगा, यानी इसका मतलब है कि एफ एल बाई पर यूनिट वॉल्यूम होगा, और एफ एल बाई एल क्यूब्ड होगा, यानी वॉल्यूम का जो फार्मूला है। तो इसका मतलब है कि एफ बाई एल स्क्वायर्ड होगा, और
ये F बाई एल स्क्वायर्ड क्या है, F बाई ए है, एल स्क्वायर्ड एरिया है, और ये क्या है, ये प्रेशर का यूनिट होता है, प्रेशर्स यूनिट। सो ये जो टर्म्स हैं 9 ये प्रेशर की हैं, इसलिए इसको हम डिटेल में उस वक्त बात करेंगे कि जब हम कहेंगे कि अगर आउटवर्ड एक्सेलरेशन मान लिया जाए तो प्लैनेट फूल क्यों नहीं रहा, तो उसका जवाब देते हुए फिर हम इन टर्म्स को मज़ीद डिटेल से देखेंगे। लास्टली इस फॉर्म तक तो अब पहुंच चुके हैं अपनी इक्वेशन में कि रिची टेंसर म्यू न्यू और इक्वल है 8 पाई जी। अब रो की जगह पे हम कहेंगे कि स्ट्रेस एनर्जी टेंसर लिख दिया जाए। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनर्जी तो अपनी टोटलिटी में कांस्टेंट होती है, यानी अगर हम कहें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कांस्टेंट है, तो फिर इसका डेरिवेटिव जो होगा, यानी स्ट्रेस एनर्जी टेंसर है कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव होगा ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो अगर राइट साइड पे हम डेरिवेटिव लेते हैं, यानी डेरिवेटिव हमने कोवेरिएंट लेना है, मैं खुद गलती कर रहा हूँ, आपको बार बार कहा है कि कोवेरिएंट लेना है। तो जब हम राइट साइड पे, यानी इस इक्वेशन के अंदर राइट साइड पे यहाँ पे कोवेरिएंट डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं, मैं यहाँ दोबारा लिख के ना इसमें डेरिवेटिव फॉर्म में लिखता हूँ, यहाँ पे कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, तो अगर सॉरी ये टी के साथ अटैच है, जी के साथ नहीं, तो अगर हम ये लेते हैं तो इसका मतलब ये ज़ीरो है। अगर एक इक्वेशन एक साइड से ज़ीरो है तो दूसरी साइड से लाजमी ज़ीरो होती है, तो फिर इसका भी कोवेरिएंट डेरिवेटिव देखना होगा कि क्या वो ज़ीरो होता है, और रिची टेंसर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होता। तो फिर रिची टेंसर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव होता क्या है, इसके लिए हम आज नहीं कर रहे कि डेरिवेटिव निकालना रिची टेंसर का एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन इसका डेरिवेटिव हम जानते हैं ऑलरेडी, और इसका डेरिवेटिव है 1/2 जी म्यू न्यू आर। तो हम इस एक्सप्रेशन को ज़ीरो बनाने का एक तरीका इख्तियार कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को, कि हम राइट साइड जो इक्वेशन का है ये सारा उठा के लेफ़्ट साइड पे रख दें, यानी हम डेरिवेटिव ऑपरेटर के बाद ब्रैकेट का साइन डाल लें, रिची म्यू न्यू डाल लें, और फिर -1/2 जी म्यू न्यू आर कर दें, ब्रैकेट बंद कर दें, तो इक्वल कर सकते हैं हम 8 पाई नहीं चलें 8 पाई ये तो कांस्टेंट है जी, और कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेस एनर्जी टेंसर, ये फॉर्म हम ले सकते हैं। अब ये देखिए ये और ज़्यादा करीब आ गई है फील्ड इक्वेशन की असल फॉर्म के। अब ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो हम अब डेरिवेटिव का साइन भी हटा सकते हैं। एक और चीज़ जो आइंस्टाइन ने कहा कि क्रंच ना हो जाए, यानी अगर वेलोसिटी आप एक बॉल को ऊपर फेंकें तो ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाती है, आखिर में ज़ीरो हो जाती है, फिर वो वापस आती है। कि अगर वेलोसिटीज़ जो है अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर रही हैं, तो फिर क्रंच होगा, एक दिन यूनिवर्स वापस कोलैप्स हो जाएगी और एक जितनी फैल चुकी है वापस पलटेगी और एक ज़र्रा बन जाएगी। इस मसले को चूँकि अननेचुरल सी और अनफिनोमिनल सी बात थी, तो इसको हल करने के लिए आइंस्टाइन ने कहा कि हमें एक कांस्टेंट मुतारफ़ करवाना चाहिए जो उल्टी तरफ की जानिब खींच रहा है। उल्टी तरफ से मुराद के बाल ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है ना, अगर बाल ऊपर फेंकें वो नीचे आना तो चाह रही हो, लेकिन एक बारीक सा कांस्टेंट उसमें बिग लैम्डा रिपल्सिव ग्रेविटी के तौर पे डाला जाए। यानी मैं पहले इसको अलग आपको रिपल्सिव ग्रेविटी के नाम से बताता हूँ कि अगर कहें बिग लैम्डा, इसी को डार्क एनर्जी भी कहते हैं, कि ये रिपल्सिव ग्रेविटी है। रिपल्सिव ग्रेविटी का मतलब है कि उल्टी ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी माइनस में होती है तो प्लस ग्रेविटी, यानी ये असल में एग्जैक्टली ये वाला जो टर्म मैं बता रहा था यहाँ पे, ये मैं दोबारा इक्वेशन में कॉपी कर लूँ ना, तो मैं इसमें ये टर्म जो मैं यहाँ बता रहा था बिग लैम्डा, ये बिग लैम्डा टर्म जो है, इसको रिपल्सिव ग्रेविटी, डार्क एनर्जी जो भी कहें, ये है दरअसल बेसिकली हुक्स लॉ। आपको याद होगा F इक्वल्स -kx, तो -kx भी रिपल्सिव ग्रेविटी की तरह से काम करता है, लेकिन इसकी डिटेल में हम आज नहीं जाएंगे। तो आप समझ लें कि जो मौजूदा ग्रेविटी की इक्वेशन है
उसमें ये रिपल्सिव ग्रेविटी इस प्लस के साइन के साथ यहाँ काम कर रही है, लेकिन इसकी डिटेल में हम नहीं जानते। इस पे आपको मैं दावा देता हूँ कि आप हुक्स लॉ के साथ इसकी रिजेम्बलेंस पे गौर करें। तो ये बिग लैम्डा क्या है, ये उल्टी तरफ खींच रहा है, यानी अगर वापस क्रंच होना चाहती है यूनिवर्स और कोलैप्स होना चाहती है तो ये बिग लैम्डा एक कांस्टेंट है जो आइंस्टाइन ने उस वक्त सिर्फ सोचा कि होना चाहिए। तो बाद में 1998 में साबित हुआ कि आइंस्टाइन का ख्याल ठीक था, ऐसा है वाकई। लेकिन ये उसने उस वक्त सोचा कि ऐसा होना चाहिए वरना कायनात कोलैप्स हो जाएगी। फिर इसको ऐसे तो नहीं लिखा जा सकता बगैर मैट्रिक टेंसर के, क्योंकि मैट्रिक टेंसर ही तयन करता है कि किस जगत में ये कैसे काम करेगा। तो मैट्रिक टेंसर अगर हम डालते हैं साथ, तो सवाल ये पैदा हो जाता है कि क्या मैट्रिक टेंसर के इस एडिशन से जो प्लस के साइन के साथ इस तरफ हो गया है, हमारी इक्वालिटी बाकी रही है, क्योंकि हम तो ज़ीरो कर रहे थे, इस साइड को हमने ज़ीरो किया था। तो जवाब ये है कि मैट्रिक टेंसर का पार्शियल डेरिवेटिव ऑलरेडी इक्वल टू ज़ीरो होता है। और अगर ये जी म्यू न्यू का, और अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये बिग लैम्डा के साथ अटैच होकर कोई इजाफा नहीं कर रहा, इक्वेशन को ख़राब नहीं कर रहा। ऑलमोस्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गई हमारी। अब रह जाता है सिर्फ उसमें C4, तो उस पर मैं आज कोई बात नहीं करने वाला, क्योंकि एक तो वो सिंपल ये देख लिया जाए, मैं अभी करता हूँ R प्लस बिग लैम्डा जी म्यू न्यू इक्वल 8 पाई जी बाई C⁴। इसको मैं कह रहा हूँ कि आज नहीं छेड़ रहे हैं, और यहाँ पे टेंसर अब आ गया हमारा म्यू न्यू। अब ये जो C⁴ है, आज के लिए सिर्फ इतना आप अपने पास इसकी लॉजिक रख लें कि फॉर द सेक ऑफ डायमेंशंस के इक्वेशन की दोनों साइडों के डायमेंशनें बराबर हो जाएं, यहाँ पे C⁴ हमें ज़रूरत पड़ता है आज के लिए। लेकिन क्या इसकी कोई फिज़िकल रियलिटी है, इस पे हम आखिरी दिनों के लेक्चरों में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, और देखें हमने कर ली है ड्रॉप अपनी मैट्रिक टेंसर फील्ड इक्वेशन।